So let us wait for 2 more minutes. So here we have queues for processes. जो भी डिवाइस के लिए होगी वहां पे क्यूज होगी। यहाँ पे क्या है, रेडी क्यू। तो ये रेडी क्यू कहाँ पे होगी आपके पास, रैम में। तो यहाँ भी ये कैसे इंप्लीमेंट की गई है तो क्यू, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट की गई है, यूजिंग लिंक लिस्ट। यहाँ पे लास्ट लेक्चर में भी मेरे से किसी ने डाउट पूछा था कि यहाँ पे ये ग्राउंड का सिंबल क्या है। तो लिंक लिस्ट में जनरली आप कैसे करते हो, यहाँ पर वैल्यू होती है, ये लिंक कर रही होती है नेक्स्ट एलिमेंट को, यहाँ पर ये नेक्स्ट एलिमेंट को, और लास्ट में क्या होता है आपके पास, ये वाली वैल्यू क्या होती है, नल। तो यहाँ पे जो ग्राउंड है वो दैट रिप्रेजेंट्स नल, मतलब ये लास्ट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर अब क्या है कि रेडी क्यू में ये कैसे है, सबसे पहले पीसीबी 7 है, फिर पीसीबी 2 है। मैग्नेटिक टेप यूनिट 0 में कोई भी प्रोसेस रिक्वेस्ट के लिए नहीं है। मैग्नेटिक टेप यूनिट 1 के लिए आपके पास पहले पीसीबी 3 है, फिर पीसीबी 14 है, फिर पीसीबी 6 है। इस तरह से ये क्यू में लगे हुए हैं। और ये जो कोई भी टर्मिनल है आपके पास, कंसोल टर्मिनल लगा लो, तो वहां पर ओनली पीसीबी 5 है, एक ही प्रोसेस वहां पे है। तो ये आपको कोई भी डिवाइस है वो यूजिंग प्रोसेसेस आपके पास एक क्यू बनाएगी। देखो क्यू होगी किसके लिए, रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए। क्लियर है ये, इसमें किसी को डाउट हो, एनी डाउट इन दिस? ये डायग्राम काफी सिंपल है। पीसीबी किसका होगा, प्रोसेस का, ठीक है। तो वो प्रोसेसेस आपके उसमें क्यू मेंटेन करेंगे। क्लियर? तो अब इसके बाद वाली जो है उसको समझ, डाउट क्या है अभी? ओके, देखो यहाँ पर इस डायग्राम का मतलब क्या है कि आपके पास हर डिवाइस में एक क्यू लगेगी। क्यू क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर है जो किस प्रिंसिपल से काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कोई भी आप सपोज करो एडमिशन फॉर्म आपने डिपॉजिट करने हैं, तो आप क्यू बनाते हो, तो जो जिस लाइन में सबसे पहले है क्यू में वही सबसे पहले जाएगा। तो यहाँ पर भी हर डिवाइस के लिए क्यू बनी हुई है। तो यहाँ पर क्यू का हेडर पीसीबी 7 और पीसीबी 2। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसकी हैंडल की जाएगी, प्रोसेस 7 की, देन प्रोसेस 2 की। मैग्नेटिक टेप यूनिट के पास अभी इस डायग्राम में कोई भी प्रोसेस नहीं है। मैग्नेटिक टेप यूनिट 1 में यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या है कि और भी डिवाइसेस हो सकती हैं। टर्मिनल यूनिट 1, टर्मिनल यूनिट 2, टर्मिनल यूनिट 3। क्लियर? और भी डिवाइसेस हो सकती हैं। तो
यहां पर क्या है कि आपके पास मैग्नेटिक टेप यूनिट 1 भी के पास कोई डिवाइस नहीं है। उसके बाद डिस्क यूनिट 0 के पास पहले पीसीबी 3 है क्यू में, फिर पीसीबी 14 है, फिर पीसीबी 6 है। टर्मिनल यूनिट 0 में पीसीबी 5 है। ये डॉट डॉट का क्या मतलब है, और भी टर्मिनल्स हो सकते हैं या और कोई डिवाइस भी हो सकती है। तो जस्ट ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है कि हर के पास कोई ना कोई क्यू मेंटेन होगी, कोई भी डिवाइस हो आपके पास। देन अब इस डायग्राम को अगर आप समझोगे तो ये एक तरीके से आपको स्टेट डायग्राम है उसी की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन यहां पर ये जो है ये क्या है आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्यूज, और ये ओवल फॉर्म में क्या है, कोई एक्शन या एक्टिविटी होना। पिछले डायग्राम में एरो एरो किस लिए, देखो ये एरो किस लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिंक लिस्ट का आपको मैंने अभी बताया ना कि लिंक लिस्ट क्या होती है। डिस्क यूनिट 0, हाँ जी, ये टेल वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लास्ट एलिमेंट है। टेल किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये लास्ट एलिमेंट है। जो लास्ट एलिमेंट है वो किसी को पॉइंट नहीं करेगा, वो कहां पॉइंट करता है, नल को। हेड किसको पॉइंट करता है, पीसीबी उसको। क्लियर। देखो यहाँ टेल एक ही एलिमेंट है तो ये फर्स्ट एलिमेंट भी है, लास्ट एलिमेंट भी है। देखो कईयों को क्वेश्चंस पता नहीं लग रहे होंगे, तो यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा है कि टर्मिनल टेल रजिस्टर को पॉइंट नहीं करा, कर तो रहा है ना टर्मिनल टेल रजिस्टर को भी, लेकिन यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, वही फर्स्ट एलिमेंट है, वही लास्ट एलिमेंट है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। क्लियर। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट। अब इस डायग्राम में ये डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगर आप स्टेट डायग्राम से के तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल्स में है वो क्यूज हैं एक तरीके से, ठीक है, और जो ओवल शेप में है वहां पे कोई ना कोई एक्टिविटी अकर हुई है। अब रेडी क्यू से अगर सीधा जाएगा वो सीपीयू, सीपीयू के पास कौन सी स्टेट होती है, रनिंग स्टेट। अगर तो एग्जीक्यूट हो गया फिर तो यहां से टर्मिनेट हो जाएगा, वरना अगर इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आई, ठीक है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की ये क्यू बनी, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास गया। देन अगर टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड, टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड मतलब कोई क्वांटम उसका एक्सपायर हो गया। क्लियर। तो उसके पास क्या हुआ, ये टाइम स्लाइस एक्सपायर हुआ और सीधा कहां गया, रेडी क्यू में। क्लियर। जैसे रनिंग से रेडी क्यू में सीधा जाता है वैसे ये टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हुआ और वो वहां गया। यहां पर कौन सी स्टेट होगी, ब्लॉक्ड स्टेट या वेटिंग स्टेट। यहां पर फिर एक चाइल्ड आया, फॉग का चाइल्ड, और चाइल्ड को उसने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, तो चाइल्ड बना, तो वो कहां जाएगा, रेडी क्यू में। वेट फॉर एन इंटरप्ट, इंटरप्ट आया, वो भी कहा उसके बाद जाएगा, जैसे इंटरप्ट हैंडल होगा, रेडी क्यू। अगेन ये एक तरीके से जो आपके पास स्टेट डायग्राम थी उसकी उसका ही ये रिप्रेजेंटेशन अलग फॉर्म में है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी स्टेप में, देखो सारी अगर इसको स्ट्रेट डायग्राम ये वाली क्लियर है उसको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक तरीके से उसी की रिप्रेजेंटेशन है, सेम ही है, बस थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट वाला प्रिमिटिव, प्रिमिटिव देखो ये इसको हम प्रिमिटिव नहीं, यहां पर प्रिमिटिव है, टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड रेडी क्यू में गया, ये प्रिमिटिव है। ये तो सारे वेटिंग स्टेट से होकर जाएंगे। What does expiry of time slice means? That means
time quantum that we have discussed in multitasking और round robin. वेटिंग की है, ये तीनों वेटिंग स्टेट के हैं। देखो यहाँ भी ये भी वेटिंग है, ये भी एक तरीके से इसने फॉग किया, वेट उसको वेट में गया, और ये भी वेटिंग है। ये किस में है? ये यहाँ पे ये प्रीम्पशन हो रही है, सिर्फ ये प्रीम्पशन वाला है, बाकी तो आपके वेटिंग में चल रहे हैं। क्लियर? हाँ जी, ये वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सारा कुछ। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होगा? सिलेक्ट्स विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स सीपीयू। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तो बताया है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है? सिलेक्ट्स विच प्रोसेस शुड बी ब्रॉट इनटू रेडी क्यू। देखो यहाँ पर लिखा है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज इन्वोक्ड इनफ्रीक्वेंटली, वो मैंने स्टेट्स में आपको बता दिया। The long-term scheduler controls the degree of multi-programming. अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके रेडी क्यू में आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी प्रेजेंट इन रेडी क्यू। क्लियर? उसको क्या बोलेंगे हम? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके रेडी क्यू में हैं, वो क्या है? आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्लियर? प्रोसेसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड, या तो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस होते हैं या सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस होते हैं। ये मैंने बताया था। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर स्ट्राइव्स फॉर अ गुड प्रोसेस मिक्स, ये भी बताया था कि गुड इनकी वो मिक्सिंग होनी चाहिए, वरना तो अगर इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस सारे आ गए तो क्या होगा? इनपुट आउटपुट वाली क्यूज पर ज्यादा प्रेशर रहेगा। अगर सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस आ गए तो इनपुट आउटपुट आपका फ्री रहेगा और सीपीयू बाउंड वाले पे ज्यादा प्रेशर है। क्लियर? ये देखो मीडियम टर्म शेड्यूलर, इसको ध्यान से देखो, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। कहीं डाउट आ रहा है इस डायग्राम में फिर पूछो। मीडियम टर्म शेड्यूलर में तो यहां पर जैसे मैंने इस वे से एक्सप्लेन नहीं किया था, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। यहां पर क्या हुआ? आपके पास सीपीयू है, यहां से रेडी क्यू या रैम है। अब इसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मान लो 3 है, P1 P2 P3 इसमें आ सकते हैं। अब पहले P3 एग्जीक्यूट हो रहा था, उसका मान लो टाइम क्वांटम खत्म हो गया, उसका मान लो टाइम क्वांटम खत्म हो गया। तो अब आपके पास हार्ड डिस्क में P4 P5 P6 भी वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहां से P3 प्रोसेस सीधा क्या होगा? स्वैप आउट, और ये कहां पर जाएगा? हार्ड डिस्क में। तो नेक्स्ट सपोज करो P4 की बारी है, तो वो P4 रैम में चला जाएगा बजाय के P3 के। तो एक स्वैप आउट हुआ और एक स्वैप इन हुआ। तो स्वैप आउट कौन सा प्रोसेस हुआ? P3। स्वैप इन कौन सा हुआ? P4। तो ये इसने वही बताया है। इसमें किसी को डाउट है तो मेरे से पूछो। ये बताया हुआ है ना एक्चुअल में जब वो प्रोसेसर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, कर तो वो रैम से ही रहा है ना, प्रोसेसर उसके पास गया हुआ है, तो आप सीधा एक तरीके से सीपीयू, मतलब के सीपीयू के पास है वो। स्वैप आउट का मतलब क्या है कि रेडी क्यू से वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में आ गया सीपीयू के पास, तो लेकिन वो था तो अभी रैम ही ना, वो रैम से निकल के बाहर चला गया हार्ड डिस्क। क्लियर? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहां पर क्या हुआ? रेडी क्यू से प्रोसेसर के पास गया,
उसका टाइम क्वांटम प्रोसेसिंग का पूरा हुआ तो वो रेडी क्यू से उसने बाहर निकाल दिया और कहां पर गया वो, हार्ड डिस्क के पास। यहां पर देख रहे हो, अब जैसे टाइम क्वांटम खत्म हुआ तो पूरा नहीं हुआ, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेसेस। क्लियर? हाँ जी, किसी को इसमें डाउट हो? यस, ये वर्चुअल मेमोरी में होगा शिवम। देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि स्वैप इन एंड स्वैप आउट वर्चुअल मेमोरी में होता है हार्ड डिस्क की। बिल्कुल, वर्चुअल मेमोरी अब कईयों को नहीं पता, तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है वैसे, कि हार्ड डिस्क का एक पर्टिकुलर पोर्शन हम, क्योंकि मे बी आपकी रैम कम पड़ जाए, तो हार्ड डिस्क का एक पर्टिकुलर पोर्शन हम प्रोसेसेस के लिए रखते हैं जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो वहां से प्रोसेस स्वैप आउट स्वैप इन हो सकते हैं। क्लियर? सो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच की बात होगी। व्हेन सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस द सिस्टम मस्ट सेव द स्टेट ऑफ ओल्ड प्रोसेस एंड लोड द सेव स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस वाया कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये हम कर चुके हैं। कहां पर किया था हमने? इस डायग्राम में। क्लियर? तो कॉन्टेक्स्ट कहां पर सेव होता है प्रोसेस का? पीसीबी में। वो तो पहले सारी इंफॉर्मेशन कहां पर सेव होगी? पीसीबी में। क्लियर? तो ये उसी को बता रही है बात। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, जो आगे का टॉपिक है वो रिप्रेजेंट करता है फॉक सिस्टम कॉल को। तो ये आप एक बार देख लेना। इसको मैं बता देता हूं कि ये क्या है। जो इनिट प्रोसेस है, जो सबसे पहले आपका कोई भी प्रोसेस जैसी लॉगिन करोगे स्टार्ट होगा, वो कौन सा प्रोसेस होगा? इनिट। वो प्रोसेस कौन सा होगा? इनिट प्रोसेस। उसकी आईडी कितनी है? 1। ये क्या है? के थ्रेड। ये कर्नल का थ्रेड है। जो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसी आपके अभी यूजर मोड में आप आने से पहले जैसी सिस्टम बूट कर रहे हो, तो कर्नल थ्रेड भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात नोट करनी है कि जो कर्नल, चाहे इन्होंने इस ट्री में इसको ऐसे दिखाया है, लेकिन कर्नल थ्रेड इनिट का चाइल्ड प्रोसेस नहीं है। कर्नल थ्रेड इनिट का चाइल्ड प्रोसेस नहीं है। इसके पेरेंट की आईडी 0 होगी, ना कि 1। आप इसको अगर चेक करना चाहते तो यहां से आप, जैसे मैंने बताया था, लेट अस सपोज अभी ये है ना, देखो ये तो हो गया इनिट प्रोसेस की स्टेटस की इंफॉर्मेशन। अगर आपने चेक करनी है तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये रही स्टेटस की। इसकी आईडी देखो, आईडी 1 है और पेरेंट की आईडी 0 है, मतलब इसका कोई पेरेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसकी, क्योंकि 0 नाम का कोई भी प्रोसेस नहीं हो, ये खुद ही अपने आप बना हुआ प्रोसेस है, जो सबसे पहला प्रोसेस है। क्लियर? अब ऐसी अगर आप सेकंड जिसकी आईडी है उसको चेक करोगे, उसकी स्टेटस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस आईडी 2 किसकी है? के थ्रेड की। तो उसका अगर स्टेटस की इंफॉर्मेशन आप यहां पर देखोगे, तो इसकी भी प्रोसेस आईडी 2 है और इसकी पेरेंट आईडी कितनी है? 0। तो डायग्राम के ट्री से आप प्लीज इसको ये मत सोचना कि ये सारे इसके चाइल्ड प्रोसेस है। मतलब सबसे पहले तो इनिट प्रोसेस होगा और उसके बाद के थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा यूजर प्रोग्राम से पहले। क्लियर? क्या बोल रहे हो? पिछले प्रोसेस का नाम कुछ और था, नाम मैं देख लेता हूं। ये देखो, इसका के थ्रेड ही है।
इसमें स्टेटस कोई बात नहीं, ये इसका इनिट की तरह ही काम करेगा, ठीक है। अगर नाम अलग है कोई बात नहीं, ये इसका इनिट की तरह ही काम करेगा। क्लियर? जो प्रोसेस उसको इसने नाम दिया हुआ है इसमें सिस्टम ईडी, लेकिन ये इसका इनिट की तरह ही काम करेगा। यस, एनी अदर डाउट? तो अभी हम दोबारा स्लाइड्स पे जाते हैं। तो ये देखो, जो इसमें ये अलग अलग इसके हैं कि प्रोसेस आईडी होता है, ये आपके कर लेना। ये वाली डायग्राम मैंने करवा चुका हूं मैं, इसको हमने यूजिंग प्रोग्राम्स भी कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है। क्लियर? चाइल्ड के केस में हमने एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल लगा दी, तो क्या होगा, जो इसने पेरेंट वाला प्रोसेस सारा कॉपी किया था वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जिट क्या करता है, चाइल्ड प्रोसेस को एंड करता है। तो जैसी एग्जिट, अगर एग्जिट सिस्टम कॉल लगा दी तो भी ठीक है, तो उसने चाइल्ड को जैसी एग्जिट किया तो वेट सिस्टम कॉल को वो स्टेटस सेंड करेगा, मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होगी और दोबारा से पेरेंट रिज्यूम करेगा। ये तो हमने कर चुके हैं ना हम, ये यूजिंग प्रोग्राम्स। तो देखो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है PID_T_PID। तो ये क्यों लिया हुआ है, देखो चाहे इंट में कर लो, लेकिन इन्होंने जैसे ही आप इसमें जाओगे यहाँ पर कोई भी प्रोसेस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो यहाँ पे PID का ये इन्होंने बनाया था ऐसे, तो प्रोसेस आइडेंटिफायर का। यस, एग्जीक्यूट V इज अ वेरिएंट ऑफ एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। एक एग्जीक्यूट LP भी आती है, इसकी 5-6 सिस्टम कॉल्स इसके वेरिएंट है। ठीक है, अलग अलग की अलग अलग फंक्शनैलिटी है, जिसको क्यूरियोसिटी ज्यादा है वो नेट से इसको देख भी सकता है। लेकिन एग्जीक्यूट का हर जो भी वेरिएंट है वो एक ही काम करेगी कि बजाय के चाइल्ड प्रोसेस सॉरी पेरेंट प्रोसेस का कोड जो कॉपी हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करके जो भी बाइनरी फाइल लोड होगी वो एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है, ये विंडोज वाला तो वैसे नहीं। देखो एक अबॉर्ट सिस्टम कॉल है, ये किस लिए होती है कि कोई चाइल्ड है उसको अबॉर्ट कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया। तो सेम इसमें है। कास्केडिंग टर्मिनेशन, देखो जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की गई है, व्हाट इज कास्केडिंग, क्या some operating systems do not allow child to exist if its parent has terminated। मतलब क्या है कि अगर कोई भी पेरेंट चाइल्ड से पहले खत्म हो गया या टर्मिनेट हो गया, तो उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो सारे के सारे टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, ताकि कोई भी प्रोसेस ऑर्फन प्रोसेस ना रहे। क्लियर? ये हमने करके रखा हुआ है, इसको तो काफी डिटेल में कर लिया। इफ नो पेरेंट वेटिंग zombie, if parent terminated without waiting the process is called orphan। ये दोनों लाइनें यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये पूरी नहीं है। हमने यूजिंग प्रोग्राम्स इसको अच्छे तरीके से समझा था कि ज़ॉम्बी क्या है और ऑर्फन क्या है, तो इसको तो काफी डिटेल से हम कर चुके हैं। ठीक है, अब जो भी आपके पास ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और थ्रेड्स हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के बाद करेंगे। ठीक है, पहले हमें प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हैं, क्योंकि वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये थ्योरेटिकल होगा तो इसको हम एक लेक्चर में खत्म करेंगे, ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और जो आपके पास है थ्रेड्स, तो ये हम बाद में करेंगे। अभी हम Galvin slides,
देखो अब हमारा न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स होंगे। जो नेक्स्ट आपका है उसको प्लीज मिस मत करना। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एमएसटी का सिलेबस अभी तक वैसे डिसाइड नहीं हुआ है। इस बुक के हिसाब से आपके पास देखो फर्स्ट 2 चैप्टर्स, सॉरी, आपके पास इसमें स्लाइड्स में चाहे चैप्टर 6 दिया हुआ है, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें ये वाला चैप्टर सीपीयू शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग चैप्टर 5 है। तो मेरे हिसाब से 1 से 5 तक तो पूरा आएगा, और शायद आपको 7th चैप्टर भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू कंटेंट दैट हैज बीन अपलोडेड एट एलएमएस। एलएमएस पे आपको स्लाइड्स दी हुई हैं, वहां से आ सकता है। एमएसटी कब है ये आपके एकेडमिक कैलेंडर में आ चुका है, मे बी 21 सितंबर से है। ठीक है, तो अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इनके ऊपर, सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर। कुछ कुछ हमने कर भी रखे हैं, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग? तो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग है बेसिकली हम उसको सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं कि रेडी क्यू से नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा जो जिसको प्रोसेसर मिलेगा। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा जो रेडी से रनिंग स्टेट में जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और उसी को हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी प्रोसेस है उसको मल्टीपल उससे गुजरना पड़ता है। कभी सीपीयू बर्स्ट, कभी इनपुट आउटपुट बर्स्ट, कभी सीपीयू बर्स्ट, कभी इनपुट आउटपुट बर्स्ट, एंड सो ऑन। तो short term scheduler selects from among the processes in ready queues and allocates CPU to one of them, ये हमें मालूम है। अब CPU scheduling decisions may take place when a process CPU burst मतलब CPU के पास प्रोसेसर को जो प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब बर्स्ट का मतलब एक बार में उसको कितना टाइम चाहिए। कभी उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, मतलब फर्स्ट 5 यूनिट्स ऑफ टाइम उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट 2 यूनिट्स ऑफ टाइम उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, एंड सो ऑन। क्लियर? एक हमने न्यूमेरिकल भी किया था ना कि फर्स्ट 10% ऑफ टाइम उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, फिर 70% उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट है। वहां पे वो क्या है, इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट 10% ऑफ टाइम, मतलब इनपुट आउटपुट बर्स्ट। अब यहाँ पे स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, सीपीयू शेड्यूलिंग कब हो सकती है आपके पास? एक प्रोसेस जो रनिंग से वेटिंग स्टेट में चला गया, तो अब तब सीपीयू क्या हो जाएगा? आइडल। तो कोई दूसरा प्रोसेस सीपीयू के पास आएगा, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए है। स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, उसका टाइम क्वांटम पूरा हुआ या प्रीम्प्ट हुआ, तो वो रनिंग से रेडी स्टेट में गया, तो उसको आना पड़ेगा। स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी, स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी, जब वेट से रेडी स्टेट में चला गया, तब भी आपके पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को डिसीजन लेना पड़ सकता है। वो कब लेना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। फोर्थ वन इज टर्मिनेट। अब यहां पर इन चारों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपके पास P1, P2, P3,
3 प्रोसेसेस थे और सीपीयू था। मान लो P3 इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा था और उसके बाद इसको एकदम से P3 को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो ये अपनी एग्जीक्यूशन छोड़ेगा अपनी मर्जी से और किस स्टेट में जाएगा, इनपुट आउटपुट के लिए वेटिंग स्टेट में। तब P1 और P2, क्योंकि फिर क्या होगा, सीपीयू आइडल हो जाएगा, फिर कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास जाए, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस जाए। वो किसके बेस पे लेगा, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है अभी सबको इसमें जो लिखा है? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट में क्या है कि स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट। सेकंड पॉइंट क्या है, स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट। अब इसमें क्या होगा कि आपका प्रोसेस पहले रन कर रहा था, फिर ठीक है, यहां पर प्रोसेस है P1, P2, P3। अब P3 मान लो पहले रन कर रहा था, अब आपने बोल दिया कि इसका टाइम क्वांटम पूरा हो गया, तो ये दोबारा से किस में आ गया, रेडी में, और P2 को एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जो नेक्स्ट प्रोसेस था। तो तब भी क्या होगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को नेक्स्ट डिसाइड तो करना पड़ा ना कि P2 कौन जाएगा, P1 जाएगा या P2 जाएगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप कौन सा है, देखो रेडी टू रनिंग जब आपने कर लिया वो तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने पहले ही कर लिया ना, जो आपका ये क्वेश्चन है। हम हमेशा रेडी टू रनिंग में ही शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को यूज करेंगे, वो तो ऑब्वियस बात है कि कोई प्रोसेस, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मतलब क्या है कि रेडी क्यू में आपके 4 प्रोसेसेस पहले से पड़े हैं, तो उनमें से नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा रन होगा। लेकिन रन करने की नौबत क्यों आएगी, उसको जो पहले जब कोई प्रोसेस प्रिंट होगा या वो एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो चुका होगा, तब उसकी बारी आएगी। ठीक है, तो थर्ड वन इज स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी। अब क्या हुआ, ये पॉइंट थोड़ा सा अभी समझना आपको मुश्किल होगा, जब हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम करेंगे वहां समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस अभी इनपुट आउटपुट में वेटिंग स्टेट में था, मान लो वो रेडी क्यू में आ गया, रेडी स्टेट में, और उसकी उस प्रोसेस की जो P1 प्रोसेस था, अभी P3 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो जो P1 प्रोसेस था उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, P1 को प्रोसेसर देगा और P3 से छीन लेगा। तो उस केस में आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्मिनेट्स। ये तो मैंने बता ही दिया कि जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट ही हो गया एग्जीक्यूट होके, तब उसको जरूरत है। थर्ड समझ में नहीं आया, थर्ड को हम अगर देखो, ये वाला जो थर्ड पॉइंट है इसको समझो दोबारा, अगर नहीं समझ में आया तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में समझ में आएगा। मान लो यार आपका P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू के पास और P2 प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में है या वेटिंग स्टेट में है, लेकिन P2 प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो P1 से ज्यादा है। अब ये इसको जो भी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी और ये कहाँ आ गया, रेडी स्टेट में। तो जैसी कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आ गया मान लो P2 में, तो अब इसको देखना पड़ेगा ना क्या P2 की प्रायोरिटी इससे P1 से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो ये इसको प्रीम्प्ट कर देगा।
वो तो आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की तब रिक्वायरमेंट पड़गी ना। शायद समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम जब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग करेंगे तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। पी, ये फोर्थ कंडीशन तो क्लियर है। सेकंड, स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट। हाँ जी, रनिंग टू रेडी स्टेट में कब जाएगा? सॉरी, दूसरी उसमें था। हाँ जी, अगर इसमें देखोगे तो रनिंग से रेडी स्टेट में कब जाता है? जब आपका प्रोसेस कोई प्रीम्प्ट हो गया हो, या तो कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, या फिर उसका टाइम इंटरवल, टाइम क्वांटम पूरा हो गया और वो रनिंग से रेडी में चला गया। क्लियर? ठीक है, तो जरूरी नहीं कि राउंड रॉबिन के केस में, ठीक है, टाइम क्वांटम के केस में होगा, लेकिन अगर कोई और हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया तो भी एक प्रोसेस रनिंग से रेडी में जाएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा यही जवाब नहीं देना कि सिर्फ राउंड रॉबिन वाला। अगर कोई किसी की प्रायोरिटी ज्यादा है तो भी वो रनिंग से रेडी में चला जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रीम्पशन हो रही है, तभी वो उसमें फ्रॉम रनिंग टू रेडी में गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या था? जब कोई टर्मिनेट हो गया प्रोसेस, उसकी एग्जीक्यूशन पूरी होगी, तो टर्मिनेट हो गया तो सीपीयू आपका क्या हो गया? आइडल। तो वो फिर रेडी से, मतलब कोई रनिंग में कोई ना कोई प्रोसेस को लेकर जाना पड़ेगा, देन आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब यहां पे ये मुझे, हाँ यही है, तो यहां पे अब शेड्यूलिंग अंडर 1 एंड 4 इज नॉन प्रीम्प्टिव। ये तो नॉन प्रीम्प्टिव है ना, ये तो सभी को पता होगी कि जब वो रनिंग स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, ठीक है, तो ये क्या है? अपनी मर्जी से वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में जा रहा है, तो वो क्या है? नॉन प्रीम्प्टिव। जब प्रोसेस आपका टर्मिनेट ही हो गया तो फिर भी वो नॉन प्रीम्प्टिव है। ऑल अदर काइंड्स ऑफ शेड्यूलिंग इज प्रीम्प्टिव। तो सेकंड एंड थर्ड प्रीम्प्टिव क्यों है, ये सभी को क्लियर हुआ कि सेकंड एंड थर्ड प्रीम्प्टिव है? क्लियर? या तो उसका टाइम पूरा हो गया तो वो चला गया, या फिर यस, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ही होगा अर्पित। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ही होगा, क्योंकि उसी ने डिसाइड करना है कि रेडी से रनिंग में कौन करेगा। क्लियर? तो ये होगी आपकी बेसिक्स। तो आगे डिस्पैचर मैं बता चुका हूं कि डिस्पैचर मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्लियर? ये आपको मैं बता चुका हूं। तो अब ये पैरामीटर्स हैं, इनका क्या मतलब है ये समझ लो। सीपीयू यूटिलाइजेशन, डिस्पैचर कुछ नहीं है चंदन। डिस्पैचर क्या है? एक देखो, कोई भी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, इसके पीछे कोडिंग होगी आपकी, कर्नल की कोडिंग हुई है, ओएस की कोडिंग हो चुकी है। उसने ओएस की कोडिंग में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसकी भी कोडिंग हो चुकी है। उस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का जो भी मॉड्यूल है, जो उस प्रोसेस को प्रोसेसर के पास लेकर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं dispatcher. Dispatcher module gives control of the CPU to the process selected by short term scheduler. तो जो भी कोड ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल दे रहा है सीपीयू का किसी प्रोसेस को, उसको हम बोलेंगे डिस्पैचर। क्लियर? तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिपीट कर देता हूं। देखो, आपके पास
CPU है, यहाँ पे रेडी क्यू है। रेडी क्यू में से कौन सा प्रोसेस CPU पर एग्जीक्यूट होगा, ये डिसाइड करेगा हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्लियर? अब प्रोसेस आपने सिलेक्ट कर लिया, मान लो ये वाला प्रोसेस आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसको सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए लेकर कौन जाएगा, उस मॉड्यूल को हमने बोल दिया डिस्पैचर, जो कोड रन करने के लिए, मतलब रेडी क्यू से आपको सीपीयू की पास लेकर जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, उस कोड को हमने बोल दिया डिस्पैचर। क्लियर? तो डिस्पैचर वो हुआ। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्विचिंग टू यूजर मोड तो चलो आपको मालूम है कि फ्रॉम कर्नल मोड टू यूजर मोड है। जब डिस्पैचर तो कोड ही है, कोई ना कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी कोड है, ठीक है, वो तो कोडिंग ही है सारा। ओएस आपका प्रोग्राम कोड का वो वाला हिस्सा जो आपको आपके प्रोसेस को प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूशन के लिए लेकर जाए, उसको हमने डिस्पैचर का नाम दे। क्लियर? जो कोड का वो वाला हिस्सा जो रेडी क्यू से सिलेक्ट करे कि कौन सा प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट होगा, उसको हमने शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का नाम दे दिया। है तो सारे कोड ही ना, ठीक है। इनका क्वेश्चन था कि डिस्पैचर इक्वल्स टू कोड, तो उसके वो मैं बता रहा था। तो चलो नेक्स्ट में हम ये सभी डिसाइड करेंगे, ये एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। न्यूमेरिकल्स में हमने कैलकुलेट क्या करना होगा, किसी में हमारे पास आ सकता है कि देखो ये तीनों तो मेन है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, ये हमने निकालना ही होगा। क्लियर? तो ये हम देखेंगे कि इसमें क्या है। तो यहां तक आप अपना वो करके आना, और नेक्स्ट जो 2-3 लेक्चर्स होंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हो सके तो उसको मिस मत कर, ठीक है। सो एक और इम्पोर्टेंट बात जो बतानी है कि आपकी अटेंडेंस हमारे पास हमें बता दिया गया है मेथड के रिट्रीव कैसे करनी है, तो मतलब ये अटेंडेंस हो रही है आपकी, तो ध्यान में रखना इस बात को। ये जूम के थ्रू ही, जूम ऐप के थ्रू आपका स्टेटस पता चल जाता है कि किसने अटेंड किया है, कितने टाइम के लिए किया है, तो वैसे हो पा रही है। क्लियर? नहीं, LMS जरूरी नहीं है, सिंपली आप जो जूम पे लॉगिन कर लेते हो वो आपकी अटेंडेंस है।